आज अपने को एक लेसन खत्म करना है जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल। चलो बच्चों इधर ध्यान दो। लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे मैग्नेटिक मटेरियल। ये लेसन नया है थोड़ा अपने सिलेबस में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया था मैंने आपको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म थी मैग्नेटिक डायपोल। दिस इज मैग्नेटिक डायपोल। डाई मतलब टू, एक पोल रहता है जिसमें दो, एक मैग्नेटिक डायपोल में दो पोल से, एक रहता नॉर्थ पोल और दूसरा रहता साउथ पोल। लास्ट टाइम हो गया था, इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। टू पोल्स, one is north pole, second is south pole, and hence it is called dipole, magnetic dipole. Both north pole and south pole have the property to attract materials, and the distance between these two is 2L. Distance between north pole and south pole is 2L. देखो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना था मैं। एक ऐसा मैग्नेटिक डायपोल है, इसमें दो पोल्स रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पर लिखा हुआ है N और यहाँ पर लिखा हुआ है S। अब ये पोल इधर है, दूसरा पोल इधर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ 2L। उसके बाद ये एक्चुअल जो लेंथ है, जैसे स्केल से गिनेंगे डायपोल का लेंथ, दैट लेंथ इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ ज्यादा रहेंगी, मैग्नेटिक लेंथ कम रहेंगी। क्यों ऐसा? बिकॉज सी दिस टू पोल्स आर नॉट सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द बाउंड्री, दे आर समवॉट इनसाइड द मैग्नेटिक डायपोल। सो magnetic length is smaller than geometrical length, and there is a relation between these two. Relation between magnetic length and geometrical length is magnetic length is 5/6 into geometrical length. Magnetic length denoted by 2L. 2L is equal to 5/6 into capital L. अब यहाँ एक चीज याद रखो, मैग्नेटिक लेंथ सिर्फ L से नहीं डिनोट करते, it is denoted by 2 into small l, right? This is magnetic length. Now you know more properties of this dipole, right? Dipole, when you suspend using a thread, you tie thread here, and if you suspend, then this side will come to rest pointing towards north pole, this side comes to rest pointing towards south pole, hence it is named as N and S. को नॉर्थ साउथ इसलिए नाम दिया है क्योंकि वो डायरेक्शन वो शो करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसमें अपने को रिलेशन में इंपॉर्टेंट चीज देखनी, जिसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता, और हर मैग्नेटिक डायपोल में रहता कैपिटल M। इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल M। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है कैपिटल M is 2L into M. Magnetic dipole moment is C. The product of 2L means magnetic length, and M is, what is M? M is pole strength. Means north pole it is having pole strength, also south pole is having pole strength. Pole strength of both is opposite. One is positive, other is negative, denoted by M. यहाँ डायग्राम में आपको सब दिख रहा है, 2L, कैपिटल L, 0, N का है प्लस M, माइनस M, ये ठीक है। ये इसका रिवीजन था। अब इसमें जो ये ब्लू कलर का पार्ट है ये अपने सिलेबस में ओमिट हो गया है, अपने को डायरेक्ट देखना है। लास्ट टाइम भी देखे थे, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल। और एक बार शॉर्ट में बताता हूँ मैं, मैग्नेट का ओरिजिन कहाँ रहता? डायरेक्ट सब्सटेंस के एटम में। सब्सटेंस का जो एटम है उसमें सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में electrons are revolving around the nucleus in circular orbit. Now this electron in motion, listen, electron in motion is nothing but current. एक वायर में से करंट फ्लो हो रहा, मतलब क्या फ्लो था? इलेक्ट्रॉन। वायर में से जब करंट फ्लो रहा, मतलब वायर में से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते तो क्या होता? वायर के सराउंडिंग में क्या जनरेट होता? मैग्नेटिक फील्ड। वैसा ही
देखो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब क्या, current is flowing through the orbit, so there will be magnetic field surrounding this region. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, डायरेक्टली सब्सटेंस के एटम में से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो origin of magnetism in material is directly goes into the atoms. अब इसमें लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, कुछ एटम ऐसा रिवॉल्व हो रहे, एटम जैसा रिवॉल्व होते वैसा वो अपने सराउंडिंग में स्पिन होते। Sorry, electron is having two types of motion, one is orbital motion and second is spinning motion. Due to orbital motion you will get magnetic dipole moment m, it is called orbital magnetic dipole moment m0, and due to spin motion of electron again there is magnetic dipole moment, but it is denoted by ms, means spin magnetic dipole moment. एटम में दो टाइप के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहते हैं, ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन, दोनों का टोटल करेंगे तो मिलेगा अपने को रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, ये था उसका ओरिजिन उसका एटम्स में। अब इसमें और एक चीज है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लास्ट टाइम कुछ बच्चे कम थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूँ। This is the nucleus and this is electronic orbit. See, one electron is revolving in a circular orbit round the nucleus. R is the radius of that orbit. L is called angular momentum. Capital M is called magnetic moment, जो अपने को फाइंड करना है, magnetic moment of an electron. ठीक है, तो अब देखो ये जो चीज बताया मैंने यहाँ लिखा भी है, electron performs uniform circular motion around a stationary nucleus with period of revolution t. इसको पीरियड कितना है, एक चक्कर लगाने कितना टाइम लग रहा है, दैट इज t, कैपिटल T। अब कैपिटल T कैसा फाइंड करते हैं, उसके लिए देखो दो फॉर्मूले, एक तो t टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। v इज वेलोसिटी, डिस्टेंस मतलब एक ऑर्बिट में चक्कर लगाने को कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ऑर्बिट इज सर्कुलर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय कैपिटल T, तो T इज 2 पाई r अपॉन v, T को इधर ले लो, v को इधर लो, ये मिला पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अब इस पर से मिलेगा करंट, देखो करंट का फॉर्मूला रहता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यह चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, I इज इक्वल टू E अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो ये T का वैल्यू डालेंगे 2 पाई R अपॉन V, नीचे ये E वैसा के वैसा ऊपर। अब ये V को जब ऊपर लेंगे तो वो हो गया EV, I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई R, current is equal to EV upon 2 pi R. Now next step, orbital magnetic moment for one revolution, इसमें को फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट डिनोटेड बाय कैपिटल MO, O फॉर ऑर्बिटल। उसका फॉर्मूला रहता करंट इंटू एरिया, MO इज इक्वल टू I इंटू A। अब I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, EV अपॉन 2 पाई R, कैपिटल A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर क्या, ये एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल कैपिटल A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो MO इज EVR, देखो दो R में से एक R कैंसल, ये एक R के साथ बचा EVR डिवाइडेड बाय 2। नाउ rearranging the term and making some adjustment means multiplying and dividing the right hand side of this equation by mass of electron ME, और एक नया टर्म आया स्मॉल m इंटू E, दैट इज कॉल्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के दो चीजें अपने लिए 12th में इंपॉर्टेंट है, पहला इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन का मास। याद रखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम,
charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb and mass of electron कितना रहता है, किसको मालूम है क्या? आवाज आ रही है ना मेरी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम, याद रखो 9.1 into 10 raised to minus 31 किलोग्राम। 9.1 into 10 raised to minus 31 किलोग्राम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें ही यूज करना पड़ता। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड करे 2me आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करे me आ गया, इसको रीअरेंज करे राइट साइड में आया mvr, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। mvr, m इज मास, v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस, ये मिला के बनता एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट लेसन में था अपना रोटेशनल डायनेमिक्स में। LO इज mvr, तो ये mvr की जगह लिखे LO। L क्या रहता? एंगुलर मोमेंटम। देखो MO इज E अपॉन 2me इंटू LO, या माइनस साइन दिया है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स LO एंड MO आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये मिला अपना फॉर्मूला M का, क्या का? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस। अब इस पर से एक छोटी सी डेफिनेशन, दैट इज गायरोमैग्नेटिक रेशो। एक रेशो है, दो चीजों का रेशो, मतलब एक को दूसरे से डिवाइड करेंगे, इट इज कॉल्ड रेशो। किसका रेशो है? देखो ये L0 लेफ्ट में लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा M0 अपॉन L0। देखो M0 अपॉन L0, ये जो रेशो आया इसको नाम दिया हुआ है गायरोमैग्नेटिक रेशो, राइट? इट इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशो। अब काय का रेशो है? M0 क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और L0 क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ऊपर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नीचे है एंगुलर मोमेंटम। तो द रेशियो ऑफ, लिसन डेफिनेशन, the ratio of magnetic dipole moment with angular momentum of revolving electron is called gyromagnetic ratio, MO upon LO। यहाँ से उसका वैल्यू लेंगे तो E अपॉन 2me, वैल्यू डालेंगे अभी जो बताया था मैंने, E का वैल्यू डालेंगे 1.6 10 raised to minus 19, M का वैल्यू डालेंगे 9.1 into 10 raised to minus 31, तो आंसर आएगा 8.8 into 10 raised to 10 कूलम पर किलोग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशो। और एक छोटा सा टर्म बताया था मैंने, बोर मैग्नेटॉन। देखो एंगुलर मोमेंटम L का फॉर्मूला रहता NH अपॉन 2 अगले दो लेसन के बाद ये टर्म आने वाली, NH अपॉन 2 इधर डालेंगे तो ये टर्म कैंसिल होके अपने को मिलेगा ENH अपॉन 4m into pi। तो EH अपॉन 4m pi, दिस इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। उसमें भी सब वैल्यूज डालेंगे, EHM पाई की वैल्यू डालेंगे तो उसका आंसर आता 9.274 into 10 raised to minus 20। दिस इज बोर मैग्नेटॉन। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट बचा, ये लेसन में याद रखो मैक्सिमम चीजें ओमिट हो गई, लेसन बिल्कुल छोटा सा हो गया। इसके ट्यूटोरियल भी कैसा लिखने का वो मैं कॉलेज शुरू होने के बाद बताऊंगा। कॉलेज शुरू होने के चांसेस है अपने, ज्यादातर कॉलेज शुरू होने वाला है मंडे से, के बारे में व्हाट्सएप पे वगैरह सब डिटेल में आ जाएगा। 80% चांसेस है कॉलेज शुरू हो जाएगा। ऐसा कॉलेज शुरू होगा तो रोल नंबर के हिसाब से आने का, आधे बच्चे आ जाएंगे आधे कल आएंगे, ऐसा करना, ठीक है? वो सब आपको डिटेल में समझना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। पहला लेंगे मैग्नेटाइजेशन। अब देखो एटम्स में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल से यहाँ बताता हूँ, ठीक है? अब एक एटम में सेंटर में रहता न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स, these electrons are revolving in circular orbit राउंड द न्यूक्लियस। बहुत सारे ऐसे एटम्स रहते जिसमें फॉर एग्जांपल राइट साइड में
देखो राइट साइड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन है 10, तो लेफ्ट साइड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन भी है 10 फॉर एग्जाम्पल। मतलब क्लॉकवाइज जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो क्या होगा, क्लॉकवाइज की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से एटम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे हैं उतने ही ये डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन कुछ एटम्स में क्या रहता, सपोज राइट साइड में घूम रहे, क्लॉकवाइज में घूम रहे 11 इलेक्ट्रॉन, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर घूमने वाला एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इसके 10 से कैंसिल होंगे, लेकिन एक का इफेक्ट बचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएंगी, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा m। समझ में आ रहा? तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? We have seen that atoms with unpaired electron have net magnetic dipole moment. अब ये सिर्फ एक एटम का बताया मैंने, एक एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं रहता। एक मटेरियल लेंगे उसमें करोड़ ऑफ एटम्स रहते, तो हर एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐड होगा, उसका वेक्टर सम होगा, ऐड होके जो टोटल मिल रहा है दैट इज कॉल्ड नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, विच इज नॉन जीरो, राइट? इन ए बल्क, मतलब मटेरियल के छोटे से टुकड़े में, इन ए बल्क मटेरियल these moments add up and they can give a net magnetic dipole moment. अब ये जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसको डिवाइड करने का वॉल्यूम से, मतलब एक छोटा सा मेटल का पीस है, उसका वॉल्यूम है सपोज v, जितने भी एटम्स है सबका मिला के नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m, इसको नाम देंगे m नेट, नेट सफिक्स है m नेट। तो ये दोनों का रेशो, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, m नेट डिवाइडेड बाय v, राइट? m net divided by v, this is called मैग्नेटाइजेशन। 2 साल पहले बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एंड गिव इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखो लिखा है डेफिनेशन। इसको कुछ पूछना है क्या नूरेन? सादाब कुछ प्रॉब्लम? नो सर। फिर माइक्रोफोन ऑन किए थे आपने? अच्छा सुनो, the ratio of net magnetic dipole moment to the volume of material is called magnetization. काय का रेशो? net magnetic dipole moment divided by volume। देखो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो mz इज इक्वल टू m net अपॉन v, mz is equal to m net upon v. Now see, SI unit of magnetization is ampere per meter। कहाँ से आए ये? देखो m net का SI यूनिट रहता एम्पियर मीटर स्क्वायर, am स्क्वायर। माउस नहीं चल रहा है, टच पैड, am स्क्वायर ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का SI यूनिट क्या रहता? वॉल्यूम बोलो, मीटर रेस टू 3, ये मीटर रेस टू 2, ये मीटर रेस टू 3, ये कैंसिल होगा, इसमें से 2 कम हो जाएगा, बचेगा एम्पियर पर मीटर। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अब इसका डायमेंशन लिखना है पर मीटर, मीटर मतलब डिनोमिनेटर में L, ऊपर आएगा तो L⁻⁻1। देखो L⁻⁻1 m0 t0 और एम्पियर का I, करंट का I⁻1, दिस इज इट्स डायमेंशन। तो मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M, याद रखो डेफिनेशन, SI यूनिट, डायमेंशन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें और एक छोटी सी चीज बताने का आपको,
तो नेक्स्ट पॉइंट देखो। Okay, now see. Consider a rod of such material with some net magnetization is placed in a solenoid with n turns per unit length and carrying current I. सोलेनॉइड या तो टोरॉइड क्या रहता, लास्ट लेक्चर में देखे थे आपने, एक पाइप के अराउंड में वायर वाउंड किए तो बोलते सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता वो पिछले लेसन में फाइंड किए थे। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहता B0 is mu0 Ni। B0 is magnetic field, mu0 yes permeability, n number of turns, I current। अब ऐसे सोलेनॉइड के अंदर एक मेटल का रॉड डाल दो तो क्या होगा बोलो। ये सोलेनॉइड के अंदर एक पाइप रहता, वो पाइप में एक मेटल का रॉड डाल दो जिसका मैग्नेटाइजेशन m रहता। तो देखो, लेट अस डिनोट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मटेरियल केप्ट इनसाइड द सोलेनॉइड बाय Bm। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वो मटेरियल की वजह से हो रहा है Bm। हेंस द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो ये जो रॉड रहेगा, ऐसा रॉड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, काय की वजह से रहेगा, दो चीजों की वजह से। एक मेटल का रॉड है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों से रहेगा। कैसे, पहला तो उसको सोलेनॉइड में रखा हुआ है, सोलेनॉइड तो वायर बाउंड किया, और दूसरा उसका एम नेट है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यू विल गेट कैपिटल बी इज BO प्लस BM। BM क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल केप्ट इनसाइड इट। तो B is equal to BO plus BM। It is observed that BM is proportional to M। ये जो BM है it is proportional to magnetization। ऐसे लिखेंगे BM is directly proportional to M। डायरेक्टली को इज इक्वल टू करेंगे और लेंगे mu0। BM के जगह लिखेंगे mu0M। ये BM के जगह लिखेंगे mu0M और ये BO की जगह लिखेंगे mu0Ni। तो क्या आएगा देखो, B इज इक्वल टू mu0Ni, राइट। B इज इक्वल टू mu0Ni प्लस mu0M। इसमें से mu0 कॉमन लो और Ni की जगह एक टर्म लिखा मैंने H। Ni की जगह लिखा H। तो ये H क्या रहता, वेयर H इज इक्वल टू Ni इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और एक नया टर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H इज इक्वल टू Ni। समझ में आ रहा। अब इसमें से mu0 कॉमन लो, यहाँ बचा H प्लस N। इसको टर्म, इसके जो टर्म है रीअरेंज करो, B अपॉन mu0 इज इक्वल टू H प्लस M। H इज इक्वल टू B अपॉन mu0 माइनस N। तो और एक चीज, इट इज ऑब्जर्व दैट M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। देखना लिखता हूँ, M is directly proportional to H। M क्या है बोलो, M is मैग्नेटाइजेशन और H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब जब भी एक साइन रहता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसको जब इज इक्वल टू करने का रहता तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता। यहाँ कांस्टेंट लेंगे, देखो एक सिंबल बना रहा मैं रोमन, इसको मालूम है इसको क्या बोलते हैं, साई का सिंबल है बोलो, है किसको मालूम, नहीं। जैसे अल्फा बीटा थीटा ईटा गैमा रहता, वैसा एक टर्म है SAI, दिस वन साई। क्या है साई का सिंबल, ये साई, और इसका नाम दिया हुआ है वेयर साई इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
नए नए टर्म्स आ रहे हैं, सब याद रखने की। वेयर साई इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। समझ में आ रहा? साई को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये एम की जगह लिखेंगे साई एच। देखो यहाँ एम है, इसमें यहाँ लिखता मैं साई एच। देखो साई एच, फिर एच कॉमन लेंगे, म्यू जीरो एच, वन प्लस साई। वन प्लस साई की जगह लिखेंगे म्यू आर। you will get b is mu 0 mu r h, और mu 0 mu r की जगह लिखेंगे mu। देखो वेयर mu is mu 0 mu r, और mu 0 1 प्लस साइन। याद रखो mu is mu 0 1 प्लस साइन। इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। mu is equal to mu 0 1 प्लस साइन। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन ये याद रखो। तो इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये लेसन यहाँ पर अपना खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ 3-4 नए नए टर्म्स याद रखो। पहला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिनोटेड बाय साई, एक कांस्टेंट रहता। दूसरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखो, H इज Ni, N इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स, I इज कॉल्ड करंट। तो बोलते परमिएबिलिटी म्यू जीरो। ऑल these न्यू टर्म्स फॉर यू। अच्छा, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके रुक जाते। स्क्रीन का ये मिटाना पड़ेगा। ओके, लेसन है मैग्नेटिक मटेरियल। लास्ट टाइम मैंने इसमें बताया था क्या क्या कैंसिल हो गया। देखो ये लेसन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें देखो ये टर्म कैंसल, ठीक है, पॉइंट कैंसल, ये पूरा पेज कैंसल। ध्यान से करो, अब मैंने ये आपको भेजा हुआ है। ये पूरा पेज कैंसल। कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म के बाद ये लिए, ये अभी मैंने बताया आपको। फिर से ये कैंसल। देखो ये पॉइंट पूरा कैंसल। ये है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। के बाद यहाँ तक होने के बाद ये अगला पूरा 4 पेज कैंसल है। कुछ भी नहीं करना है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सब कैंसल। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। जो चीज कैंसल हो गई, जो फार्मूला कैंसल हो गया, उस पे न्यूमेरिकल भी कैंसल रहता। याद रखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैंसल, हिस्टेरेसिस कैंसल, मैग्नेटिक शील्डिंग कैंसल। ठीक है, देखो एक न्यूमेरिकल। इसमें करो फिर बस एग्जाम्पल। The region inside a current carrying toroid winding is filled with aluminum having susceptibility psi is 2.3 into 10 raised to minus 5. What is the percentage increase in the magnetic field in the presence of aluminum over that winding? एक एल्यूमिनियम का रॉड रखा हुआ है टोरॉइड के अंदर, जिसकी ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है साई 2.3 into 10 raised to minus 5। तो कितना इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड में? एल्यूमिनियम रखेंगे और निकालेंगे ओवर दैट विदाउट इट। ओके, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला देखा अभी मैंने बताया था, म्यू इज म्यू 0 1 प्लस साई। म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 1 प्लस साई, राइट। अब सी सॉल्यूशन। The magnetic field inside the solenoid without aluminum is B0 is mu 0 Ni। हाँ, यहाँ लिखे B0 is mu 0 NH। H का की जगह लिखे Ni। The magnetic field inside the solenoid with aluminum, जब एल्यूमिनियम डालेंगे तो
b is mu 0 h, ठीक है, with mu 0 b0 is mu 0 h, b is mu h, म्यू और म्यू 0 में क्या रिलेशन है, देखो इधर म्यू इज म्यू 0 इंटू म्यू आर। अब एक एडजस्टमेंट है, देखो इसको माइनस करेंगे, b माइनस बी 0 अपॉन बी 0 इज म्यू माइनस म्यू 0 अपॉन म्यू 0। तो अब ये फॉर्मूले के हिसाब से म्यू इज म्यू 0 1 प्लस साई, म्यू 0 इधर लो, म्यू अपॉन म्यू 0 1 भी इधर लो, -1 इज इक्वल टू साई। इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आएगा म्यू 0 ऊपर आएगा म्यू माइनस म्यू 0 इज इक्वल टू साई, म्यू माइनस म्यू 0 अपॉन म्यू 0 इज साई। तो देखो ये फॉर्मूले में म्यू माइनस म्यू 0 अपॉन म्यू 0 साई, तो ये वैल्यू डालो, b माइनस बी 0 अपॉन बी 0 इज म्यू माइनस म्यू 0 अपॉन म्यू 0 इज इक्वल टू साई। तो the percentage increase in the magnetic field after inserting aluminium is b minus b0 upon b0। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आता साई, साई का वैल्यू न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, देखो 2.3 इंटू 10⁻⁵, तो लेंगे यहाँ 2.3 इंटू 10⁻⁵, परसेंटेज का 100, 100 मतलब 10⁻², और 10⁻⁻5 बचा 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 जब लेंगे तो आएगा 0.0023%। is the percentage increase in the magnetic field after inserting aluminium। ओके, तो ये ऐसा एक छोटा सा इजी लेसन था जो खत्म हो गया। आपने कितने लेसन हो गए बोलो, कितने लेसन खत्म हो गए? 11। यस, वेरी गुड, 11 खत्म हो गए। मैग्नेटिक मटेरियल जब कॉलेज शुरू होगा या तो जो भी ऑनलाइन लेक्चर रहेगा नंबर 12 से शुरू होगा। अब इसके आगे अपना जितना सिलेबस है उसमें ओमिशन ज्यादा है, कोविड की वजह से बहुत सारा सिलेबस कम हुआ है, इसलिए वो इंशाल्लाह अपना जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो कॉलेज जब शुरू होगा तो अपने को प्रैक्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल को 30 मार्क्स रहते, जो आपको मिलना चाहिए 30 में से आप 25 से ज्यादा, तो उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे, थ्योरी थोड़ा सा कम भी करे तो चलेगा, क्योंकि अपने सिर्फ 16 में से 11 हो गए, 5 लेसन बाकी। ठीक है, चलो किसको कुछ पूछने का होगा तो आप पूछ लो, नहीं तो अल्लाह हाफिज करते हैं। यस, एनी प्रॉब्लम? शिफा, सादिया, नूरुलैन, कुछ पूछना है? नो? ठीक है, चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफिज सर।